चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिः सदा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नित्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। अब ये विद रिगार्ड टू टाइम यहाँ से चलेगा अपना। एज्यूमिंग दैट यहाँ से बाकी अच्छा मैं वैसे भी चलाने वाला वहीं से आता क्योंकि वो को रेफरेंस वहीं समझ में आवेगा। देखो एक बात की और स्पष्टता है मैं प्रारंभ में कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस टाइम इत्यादि की अपनी बहुत चर्चा या में चल चुकी कई बार यह विषय में। तो एक ऐसी भ्रांति नहीं हो जाए अपन फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र को इंट्रोडक्शन अपन देख रहे हैं कि फिलॉसफी में क्या समस्याएं खड़ी हो गए, उनकी इंक्वायरी को नेचर भी फिलॉसफिकल रहेगा। साइंस जा डेप्थ में जाके टाइम या स्पेस को जो समझावेगी वो स्पेस टाइम की बात यहाँ नहीं हो रही है इन दैट सेंस। क्योंकि अगर टोटल साइंस के ही पक्ष में अगर वो पूरा उनको वह डेप्थ में जानो है तो फिर वो ये फिलॉसफी को लेख ना पढ़ के एस्ट्रोफिज़िक्स को या फिज़िक्स को अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी बेयर इन माइंड के कहीं वहाँ में अपनी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए कि अपन दर्शन शास्त्र को प्राक्कथन पढ़ते पढ़ते समझते समझते कहीं ये समझने लग जाए कि हमें मूल विषय अपना साइंस है। ऐसी एक भ्रांति नहीं हो जानी चाहिए। विद दैट अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़ रहे हैं। साइंस का व्यू आएगा, साइंस की चर्चा होगी, सब कुछ होगी, लेकिन मेन थ्रस्ट फिलोसॉफिकल इंक्वायरी पे है न कि साइंटिफिक इंक्वायरी पे। सो वन शुड bear that in mind. Assuming that there is a physical space and that it does this correspond to private spaces, बात क्या समझने की है? अगर ऑब्जेक्ट्स हैं आउट देयर या विदाउट जाको कह रहे हैं अपन, विद इन और विदाउट जो दो शब्दन से परिचित हो रहे हैं अपन बात धीरे धीरे, तो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए कहीं स्पेस होना ज़रूरी है क्योंकि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो बैकग्राउंड के साथ ही बात चल रही है। एज्यूमिंग दैट देयर इज़ अ फिजिकल स्पेस एंड दैट इट डज दस कॉरस्पॉन्ड टू प्राइवेट स्पेसेस। देखो प्राइवेट स्पेसेस तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार को कॉम्प्रिहेंशन आज ही मेरी रिपल से चर्चा हुई, मुझको ये लगे कि कहीं समझने में तकलीफ़ हो रही है। देखो प्राइवेट स्पेसेस को मतलब क्या भयो, एक मैंने वादन उदाहरण दिया, जैसे दुवाड़ वहाँ बैठे हैं, फिर यहाँ जो बालक बैठे हो तो वह को हाथ लगा के मैंने स्पर्श को भी वो एक इक्वेशन समझाया। वापस तो समझ नहीं क्या आती बात,
देयर इन आई डाउट कि अपन वह बात को समझ सके कि नहीं, चलिए मैं फिर वह को रिपीट करूँ। देखो, अपन को जो कुछ भी स्पेस समझ में आ रही है ना, यानी जो भी पास, दूरी इत्यादि इत्यादि ये सब चीज़ों की जो अनुभूति हो रही है वो स्पेस में नहीं हो रही है, आउट देयर, वो अपने सेंसेशंस में हो रही है ड्यू टू द सेंस डाटा। तो व्हाट द स्पेस यू आर फीलिंग, माइंड वेल फीलिंग, बिकॉज वाकई अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है। तो जो स्पेस तुम फील कर रहे हो ना, दैट इज योर प्राइवेट स्पेस, बिकॉज दैट इज हैपनिंग विद इन योर सेंसेस ड्यू टू सेंस डाटा। ये बात पूरी ध्यान में ले लीजिए। बाहर के कोई माप तोल की बात नहीं है अपने पास, कहीं कुछ भी। जो कुछ समझ पा रहे हो या स्पेस को या अवकाश को, शून्यता को, जहाँ भी जो कुछ भी तुम समझ पा रहे हो वो अपनी एक कंडीशनिंग है। सबसे बड़ी तकलीफ फिलॉसफी में कंडीशनिंग की आएगी। अगर हम अपनी हर तरह की कंडीशनिंग को ब्रेक नहीं कर सके तो हम दर्शन शास्त्र की जो आधार की भूमिका है वह को नहीं पकड़ पाएंगे। उनको नहीं पकड़ पाए तो अपनों जो भी समझ है शास्त्र की, यानी श्री महाप्रभु की बात की, अगेन मैं वहीं आ रहा हूँ। अपना लक्ष्य कोई पश्चिमी दर्शन पढ़ लेना नहीं है, समझ लेना नहीं है। चूँकि अपने सबन के बैकग्राउंड या वक़्त, यानी तुम्हारे जनरेशन में मेरे जैसे को सौभाग्य के जने स्कूल नहीं देखे और जने जबकि कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं भई, तो मैं वो वाह तरह की कंडीशनिंग में तो बच गया। पर तुम लोगों की सबन की पढ़ाई, क्योंकि आज के ये पब्लिक सिस्टम की है, पब्लिक स्कूल्स की है, और उनमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सारों का सारों पश्चिमी शिक्षा पद्धति से पढ़ाया जा रहे है। तो अपनी बहुत सारी बातें इनमें समझ में नहीं आवे अपने। तो जाबकर श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जगत जो है ब्रह्मात्मक है। अपन बहुत अन्य ग्रंथन की निबंध की है, बाकी मैं चर्चा नहीं करूं। षोडश ग्रंथ अपन के सबन के परिचित तुम्हारे हैं। तो वहाँ श्री महाप्रभु जो बता रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं अपन को कि परब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत् विरूपम तद ही सर्वम स्यात् एकम तस्माद् विलक्षण। तो ये बात समझाई कि परब्रह्म जो है, जो सुप्रीम रियलिटी है, वो कृष्ण है। और वही कृष्ण को सामर्थ्य जब अपनी प्रकट अवस्था में आवे, जब पर मैं काफ़ी चर्चा कर चुके हूँ, वो जब प्रकट अवस्था में आ रहे हो, वह प्रकट अवस्था में वह कुछ सच्चिदानंद कम कह रहे हैं। वो कम ये बता रहे हो कि धर्मी में जो वह सामर्थ्य को धारण करने वाला है, जैसे दूसरे शब्द में सामर्थ्य और सामर्थ्यवान या शक्ति और शक्तिमान, तो शक्ति शक्तिमान को धारण नहीं करे, शक्तिमान शक्ति को धारण करे। सामर्थ्य सामर्थ्यवान को धारण नहीं करे, परंतु सामर्थ्यवान सामर्थ्य को धारण करे। तू पढ़ रहा नहीं? यहाँ तू अंदर आ, बाहर क्यों खड़े? यहाँ सो आ जा। आजा, कहीं भी आ जा, वहाँ जाओ, निकुंज के पास जगह है, वहाँ तरफ आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, या तरफ आ जाओ, संकोच नहीं करना। जिनको समझ कम आवे ना वो बैक बेंचर्स बने। हमारे माँ ने मुझको ग्वालियर भेज दियो, तो मेरे मामा को घर है, तो सडनली मुझको स्कूल में दाखला दिला दियो गयो 6th में। मेरे पास कोई बैकग्राउंड तो तो नहीं, जो कुछ चलता तो वो सब मेरे को बहुत विचित्र, ऊपर से सब फुल टॉस की तरह जाती थी। तो 2-4 दिन के बाद मेरे को समझ में आई कि ज़्यादा प्रश्नोत्तर आगे वाले इनको करने पड़े, तो मैं सबसे पीछे की बेंच चूज करता था। ख्याल आया कि नहीं? ज़्यादा मैं रहो नहीं वहाँ, क्योंकि फिर मेरे को टाइफाइड हो गया, इसलिए मेरे को लौटना पड़े घर। तो कहाँ चल रहे थे अपन? हाँ, सच्चिदानंद कम बृहत्। तो वो सामर्थ्य को स्वरूप जो है श्री महाप्रभु ने सच्चिदानंद क जो है ना, वो एक सामर्थ्य को
जो कम होनो है वह कम, यानी धर्मी और धर्म को जो फर्क है वह को बता रहे हो है अपन, क्योंकि सच्चिदानंद दोनों को नाम सच्चिदानंद है, परब्रह्म को भी नाम सच्चिदानंद है, अक्षर ब्रह्म को भी नाम सच्चिदानंद है, तो अपन को वो कन्फ्यूज़न नहीं हो जाए करके वो क प्रत्यय से ये बतायो कि ये धर्म है और या धर्म को जो धारण कर रहे हैं वो धर्मी कृष्ण है। अब नीचे वाली बात को गौर से समझे, विरूपम तत् ही, यहाँ तक को एक वाक्य बनावें, वहाँ कॉमा लगा दें, तो वो अक्षर ब्रह्म के निश्चित रूप से दो रूप हैं, द्विरूपम तत् ही सर्वम स्यात्, फिर यहाँ कॉमा लगावें, ये दूसरा वाक्य आ गया, सर्वम स्यात् यानी यही, ये अक्षर ब्रह्म ही अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में ये जो है अस्तित्व धारण कर रहे हो। या कि एक डायमेंशंस की एक बहुत अच्छी, यहाँ के पास एक सीडी है, वो सीडी और ये दो एक सीडी, एक आध ये अभी जो करिए इनको तुम देखियो कभी तो तुमको ख्याल आएगा कि यह पूरे विश्व की यानी यूनिवर्स जाको कह रहे हैं वह की अनंतता कैसी है। तो ये सारों अनंत और असंख्य रूप ये जगत के रूप में धारण करने वालों एक रूप को वो अक्षर ब्रह्म ही है, सर्वम स्यात्। और कह रहे कि एकम तस्माद् विलक्षणम, एक वासु विलक्षण है, ख्याल है, वो विलक्षण जो है वो इंद्रिय गम्य नहीं है। इतनी बात जब अपन समझें तो ये जगत ब्रह्मात्मक है, ये ब्रह्मात्मक कैसे है, क्यों है, क्या है, ये सब खिचड़ी हो जाए अपने, क्योंकि न तो अपन बहुत अच्छी साइंस पढ़े भए हुए हैं, या नई पीढ़ी को सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि न तो या के पास बेसिक साइंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, न या पीढ़ी के पास शास्त्र की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और वो न खुदाई मिले न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, तो वो वाली स्थिति अपनी हो जाए कि न तो ईश्वरी मिल पायो न भौतिक अपन भोगी भोग पाए, न इधर के रहे न उधर के रहे, वो वाली स्थिति हो जाए तो अपन न तो कहीं अपनी आस्थान को पकड़ सकें और न कहीं अपन शुद्ध विज्ञानवादी बन के, यानी साइंस के अर्थ में विज्ञानवादी कह रहे हो, साइंस को एडप्ट करके और एक ऑलमोस्ट एग्नोस्ट या नास्तिक जो हो है बाकी तरह की ज़िंदगी भी अपन नहीं जी पाएँ। ये एक बहुत अधकचरी अवस्था है। तो ये या के लिए मेरा एक ये प्रयास है अपने घर के लिए कि तुम यंगस्टर्स के माध्यम से एक ऐसी भूमिका पहले देनी जाए कि जाके बाद अपन श्री महाप्रभु की वाणी को अर्थ विज्ञान के जो अपनो नोन बेस है, क्योंकि मोर और लेस तुम्हारी 5वीं 6ठी अवस्था का कक्षांश जो बेसिक कंसेप्ट या के विज्ञान के बताए जाएं, और कुछ लोग यदि विज्ञान को बेस लेके ही आगे बढ़े तो वो ऑलमोस्ट हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उनको विज्ञान आ जाए, तो कहीं ना कहीं विज्ञान के कुछ बेसिक अपन को जानकारी हो गए, वाकई आधार पे अपन या बात को समझ सकें। ये मेरा कुल मिलाकर के प्रयास है। तो वो प्रयास को सफल होवे वाके लिए अपन को थोड़ी सी समझ लेनी है। तो बात ये होती कि अपन को जो स्पेस समझ में आ रही है ना बाहर, वो क्या है या कि अपन को जानकारी एक्चुअली नहीं है, क्योंकि अपने पास जो स्पेस स्पेस को अपन जान रहे हैं वो स्पेस अपनी पर्सनल है, क्योंकि वो अपन अपने सेंसेशंस को जान रहे हैं। ये बात समझने का प्रयास करिए। बाकी अलावा तुम कोई नहीं जान, कुछ भी नहीं जान, कोई भी दूरी को तुम देख रहे हो। अब जानिए जहाँ तक आँख की तुम्हारी लाइट सिस्टम यानी जो रेज हैं और रेज को और तुम्हारा विजुअल सिस्टम जहाँ तक वर्क कर रहे हो, जो भी वकी रेंज है पॉसिबल, वहाँ में जो भी तुमको दिखाई दे रहे हो वो डिस्टेंस जो है, वो डिस्टेंस को तुम अपना पर्सनल स्पेस मत मान बैठी हो, क्योंकि वादिन मुकु बाद में ऊपर जाए बाद रियलाइज भयो कि ये हमें कहीं घोटाला हो रहा है। अपन यही तरह की मान रहे हैं कि जितनी अपनी रेंज जा रही है वो अपनी पर्सनल स्पेस है। नो नो नो, दैट्स नॉट द थिंग। तुम जो कुछ भी जानकारी ऑब्टेन कर रहे हो, दैट इज हैपनिंग थ्रू ओनली थ्रू योर सेंसेशंस, एंड व्हाट योर सेंसेशंस आर टेलिंग यू इज नथिंग बट सिंपली ट्रांसलेटिंग द सेंस डेटा। सो ऑब्जेक्ट इज अ फार थिंग, और जो कुछ भी स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट कर रहे हो। तो यानी જે કંઈક વસ્તુ તમે જે જાણી રહ્યા છો, તમને લાગે છે કે આ લગભગ 20 ફીટ હશે,
હવે એ 20 ફીટનો અંદાજ ક્યાં આવ્યો તમને? એ તમને અનુભવ ક્યાં થયો? તમારા અંદર અનુભૂતિમાં આવ્યો કે તમને બહાર કંઈક એના તમારી પાસે પુરાવા છે? મેક્સિમમ મેઝરમેન્ટ લઈને એ કરી શકીએ ને આપણે, એટલું કરીએ કે ભાઈ આપણે માપી લઈએ કે આપણને જે દેખાય છે તે 20 ફૂટ છે કે 50 ફીટ છે કે શું છે, કેટલા મીટર છે, 50 મીટર છે કે 25 મીટર છે. એટલે એ તમે જે કંઈ કર્યું અગેન એમાં તમારા જે સેન્સેશન્સ થઈ રહ્યા છે એનો એ પછી કેવી રીતે વેરીફાઈ થશે કે તમે જે માપ જે કરી રહ્યા છો ફિઝિકલી, આટલા દિવસથી આ જ એક્સરસાઇઝ ચાલી રહી છે ને, પેલો ટેબલ કયો રિયલ છે? અગેન ત્યાં પ્રશ્ન છે. એટલે એ દૃષ્ટિએ જે કંઈક પણ આપણે જાણી રહ્યા છીએ એ બધું આપણા સેન્સેશન્સના કારણે જાણી રહ્યા છે, જે આપણી અનુભૂતિ છે, ફિલિંગ્સ છે, જેને સેન્સેશન્સની જગ્યાએ ફિલિંગ કહી દો. એટલે એની વાત ચાલી રહી છે. What can we know about it? We can know only what is required in order to secure the correspondence. જે ઓબ્જેક્ટ છે અને જે એનાથી સેન્સ ડેટા આપણને મળી રહ્યું છે, એટલે ઓબ્જેક્ટ એન્ડ સેન્સ ડેટા અને સેન્સ ડેટા અને આપણા સેન્સેશન વચ્ચે કોરસ્પોન્ડન્સ મળવી જોઈએ. એમાં સંબદ્ધતા આવે છે કે નહીં, वो संबद्ध हो रहे हैं कि नहीं. That is to say, we can know nothing of what it is like in itself. ठीक है, अपन इन ऐसे वाक्यांशों काफ़ी निकल आए हैं. एक्चुअली इन रियालिटी શું છે એ ઓબ્જેક્ટ બહાર એ આપણે જાણી શકતા નથી કશું. But we can know the sort of arrangement of physical objects which results from their spatial relations. આ શું કહી રહ્યા છે? જો sort of arrangement, પહેલાં તો એ વાત એના ઉપર ધ્યાન આપજો. sort of arrangement એટલે એક જાતની ગોઠવણ. એ જે એક જાતની ગોઠવણ છે શું છે? of physical objects which results from their spatial relations. એટલે સ્પેસમાં એ ફિઝિકલ ઓબ્જેક્ટ જ્યાં પણ હોય ને જેવા પણ હોય, પણ એની સ્થિતિ જે છે, એની ગોઠવણ જે છે, એનું કંઈક અંદાજો આપણને એરેન્જમેન્ટનું આપણને ખ્યાલ આવી રહ્યું છે. ખ્યાલ આવ્યું એકવાર? દાખલા તરીકે આપણે સડક ઉપર રોડ ઉપર જતા હોઈએ અને એક દુકાનોની આખી એક લાઈન છે, આખી શોપ્સની. એટલે એની જે આપણને ફિલિંગ થઈ રહી છે, એટલે શોપ્સનું જે એરેન્જમેન્ટ છે, એટલે શોપ એ ઓબ્જેક્ટ્સ છે, એટલે બહાર મેટર છે, આઉટ ઇન સ્પેસ. એટલે આઉટ ઇન સ્પેસ જે મેટર છે એ મેટર ક્યાંક એરેન્જડ છે. એની એરેન્જમેન્ટ અગેન એની ફિલિંગ જેટલા એંગલ બદલાઈ જશે એટલી એંગલથી એને અને શેપ એન્ડ સાઇઝ બદલાઈ જશે. એ શેપ એન્ડ સાઇઝમાં ફેર આવશે, પણ એક પછી એકની જે એરેન્જમેન્ટ છે એ એરેન્જમેન્ટ એની જ રહેવાની છે સ્પેસમાં. એટલે એ એરેન્જમેન્ટ આપણા સેન્સ ડેટા સાથે કોરસ્પોન્ડન્સ થઈ રહ્યું છે એનું, અને એનું કોરસ્પોન્ડન્સ આપણા સેન્સેશન્સ સાથે થઈ રહ્યું છે સેન્સ ડેટાનું. એની જે રીતે શેપ, સાઇઝ, કલર એટસેટ્રા શેડ એન્ડ લાઇટ એન્ડ જે કંઈક દેખાઈ રહ્યું છે એ બધા આપણા સેન્સ ડેટા છે. અને એના કારણે જે સેન્સેશન્સ આપણા અંદર થઈ રહ્યા છે એ સેન્સેશન્સના કારણે આપણને એની ફિલિંગ થઈ રહી છે. ઇઝ ઇટ ઓલ રાઈટ? That is to say, we can know nothing of what it is like in itself, but we can know the sort of arrangement of physical objects which results from their spatial relations. We can know, for example, that the earth and moon and sun are in one straight line during an eclipse. ठीक है ना? ગ્રહણના વખતે શું હોય છે? એક સ્ટ્રેટ લાઇનમાં છે. નાઓ સ્પેસમાં એ સ્ટ્રેટ લાઇન કોને કહેવાય, કેવી હોય? એ સ્ટ્રેટ લાઇન આપણે જ્યાં છીએ આપણા સેન્સ ડેટાથી કેવી રીતે જણાય, એને જેમ આપણે એક સ્ટ્રેટ લાઇનમાં ઊભા થઈ જઈએ એ રીતે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં આવે છે કે નહીં, એ સ્ટ્રેટ લાઇન આપણી સ્ટ્રેટ લાઇન સાથે ટેલી થાય છે કે નહીં, વગેરે વગેરે, દેટ વી ડોન્ટ. પણ એક જનરલી કોમન સેન્સથી એક ડિટેલ જે આપણી પાસે આવે કે ભાઈ જ્યારે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં હોય ત્યારે ગ્રહણ પડે,
હવે આગળનું વાક્ય વાંચીએ આપણે. ધો વી કેનોટ નો વોટ અ ફિઝિકલ સ્ટ્રેટ લાઇન ઇઝ ઇન ઇટ સેલ્ફ. એક ફિઝિકલ સ્ટ્રેટ લાઇન કોને કહેવાય એને આપણે ના જાણી શકીએ. એઝ વી નો ધ લુક ઓફ એ સ્ટ્રેટ લાઇન ઇન અવર વિઝ્યુઅલ સ્પેસ. આપણે જે વિઝ્યુઅલ એટલે જે સ્ટ્રેટ લાઇનનું આપણને અનુભવ થાય છે અગેન એ સેન્સેશન્સના થ્રુ થાય છે. એટલે જે સ્ટ્રેટ લાઇનને આપણે આપણા સેન્સેશન્સથી સમજી રહ્યા છે અને ફિઝિકલ વર્લ્ડમાં સ્પેસમાં સૂર્ય ચંદ્ર અને પૃથ્વી એક સ્ટ્રેટ લાઇનમાં આવી રહ્યા છે. એ સ્ટ્રેટ લાઇન બંને એક જેવી છે કે કંઈક જુદી જુદી છે, દેટ વી નેવર નો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? Thus, we come to know much more about the relations of distances in physical space than about the distances themselves. અટમોસ્ટ જે આપણને નોલેજ થઈ રહી છે એ ડિસ્ટન્સીસનું જે રિલેશન છે એટલું ખ્યાલ આવે છે, બાકી ડિસ્ટન્સ ઇટ સેલ્ફ શું છે દેટ વી નેવર નો. ખ્યાલ આવી મારી? વી મે નો that one distance is greater than another, or that it is along the same straight line as the other, but we cannot have that immediate acquaintance with physical distances that we have with distances in our private spaces. ડિસ્ટન્સની જે અનુભૂતિ આપણને થઈ રહી છે એ અનુભૂતિ સુધી જ આપણી જાણકારી, આપણી નોલેજ સીમિત છે. એકચ્યુઅલ ડિસ્ટન્સીસને આપણે જાણતા નથી. આઉટ ઇન સ્પેસ અગેન એ બંને એ કસરત કર્યા જ કરવાની છે. આઉટ ઇન સ્પેસ એન્ડ વિધિન અસ જે કંઈક નોલેજ આવી રહી છે એ વિધિન અસ આવી રહી છે. આઉટ ધેર અથવા વિધાઉટ વી ડોન્ટ નો. વી નો વોટ વી નો ઇઝ વિધિન. એક વાર બટ વી કેન નોટ હેવ that immediate acquaintance with physical distances. જે ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સીસ છે એનાથી આપણો પરિચય નથી થતો. that we have with distances in our private spaces or with colors or sounds or other sense data. બરાબર? We can know all those things about physical space which a man born blind might know through other people about the space of sight, but the kind of things which a man born blind could never know about the space of sight, we also cannot know about physical space. એક જન્માંધ વ્યક્તિ હોય, અગેન એ દિવસનું મેં જે ઉદાહરણ આપ્યું, હવે એ વ્યક્તિ એક વ્યક્તિ ત્યાં બેસી છે અને આપણે એને સ્પેસમાં જે સાઇટની જે સ્પેસ છે આ જાતની ફિલિંગને એક જન્માંધ વ્યક્તિ કદી ના સમજી શકે. એને આ સ્પેસનો ખ્યાલ આવશે કે આ સ્પેસ કેવી રીતે શું હોય એની અનુભૂતિ થશે? નહીં થાય ને. જેમ એ વ્યક્તિ આ સ્પેસ નથી સમજી શકતું એ રીતે આપણે ફિઝિકલ સ્પેસને નથી સમજી શકતા. માઇન્ડ વેલ બહુ અચ્છા ઉદાહરણ દી હોય. વી કેન નો ધી પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ રિલેશન્સ required to preserve the correspondence with sense data. આપણે શું આપણે એ એરેન્જમેન્ટ જે છે ને જે રિલેશન્સ કોરસ્પોન્ડન્સ માટે જે રિલેશન્સ જરૂરી છે એટલે જે સિચ્યુએશન જરૂરી છે એટલી વાતને સમજી શકીએ છીએ, પણ બટ વી કેન નોટ નો ધ નેચર ઓફ ધ ટર્મ્સ બિટવીન વિચ ધ રિલેશન્સ હોલ્ડ. કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણને જે સેન્સેશન્સ થઈ રહ્યા છે, ફિલિંગ થઈ રહી છે, એના માટે સેન્સ ડેટા જવાબદાર છે. મારી વાત સમજી રહી? એટલે સેન્સ ડેટાના કારણે આપણને સેન્સેશન થઈ રહ્યા છે. સેન્સ ડેટા એ ઓબ્જેક્ટના કારણે આવી રહ્યું છે. જો ઓબ્જેક્ટ કાંઈક ના હોય તો એ સેન્સ ડેટા આવે કે ના આવે આ જ પ્રશ્ન ચાલી રહ્યા છે ને અત્યારે. હજી આપણે કંઈ ડિસાઇડ નથી કરી શક્યા કે સેન્સ ડેટા માટે ઓબ્જેક્ટ જરૂરી છે અને ઓબ્જેક્ટ છે કે નહીં, પણ એવું આપણે માનીએ છીએ કે ક્યાંક ઓબ્જેક્ટ કાંઈક હોવું જોઈએ જેના કારણે સેન્સ ડેટા આવી રહ્યું છે. એટલે હવે એ પણ આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે કોઈક સમજો કે એક
શોપ્સની એક લાઈન આપણને દેખાઈ રહી છે, એટલે જો શોપ્સની જે અનુભૂતિ થઈ રહી છે અને એ લાઈન દેખાઈ રહી છે ત્યાં, તો એ શોપ્સની જે સિચ્યુએશન છે એ સિચ્યુએશન એટલે ઓબ્જેક્ટ તરીકે, અને આપણી આંખોનું વિઝ્યુઅલ સિસ્ટમ અને જે પ્રમાણે લાઇટ આવી રહી છે એ બધા ઉપર આવીને એ આપણા સુધી, આપણી વિઝ્યુઅલ સિસ્ટમ સુધી પહોંચી રહી છે, તો જ આપણને એ દેખાઈ રહ્યું છે, નહીં તો ના દેખાય. એટલે આની જે અરેન્જમેન્ટ છે એની કંઈક કોરસ્પોન્ડન્સ હોવું જોઈએ, એટલે એ કંઈક નજીકમાં હોવા જોઈએ, એ એવી રીતે હોવા જોઈએ ગોઠવેલા કે જેના કારણે આપણને દુકાનો જણાઈ રહી છે. જો આ દુકાનો એઝ્યુમ કરો કે માણેક ચોકમાં હોય તો આપણને દેખાય, તો આપણને એના એની એરેન્જમેન્ટ આપણને સમજાઈ રહી છે કે એરેન્જમેન્ટનું રિલેશન શું છે, પણ એ એરેન્જમેન્ટ કયા આધારે ટકી રહ્યું છે ફિઝિકલી, એટલે સ્પેસમાં, શૂન્ય અવકાશમાં એ ફિઝિકલ ઓબ્જેક્ટ્સ શા માટે ત્યાં છે, અને કદાચ નજીક હોવાના કારણે એનાથી સેન્સ ડેટા આવી રહ્યો તો શા માટે આવી રહ્યું છે, અને એ સેન્સ ડેટાના આધારે મને જે સેન્સેશન થઈ રહ્યું છે એ ખરેખર સાચું છે કે નહીં, આ બધા એના ટર્મ્સ છે. જેમ આપણે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કરીએ ને, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ આપણે નથી જાણી શકતા, આપણે ફક્ત આપણને એટલો આછો અંદાજો આવે છે કે એનું કંઈક એરેન્જમેન્ટ પ્રોપર હોવું જોઈએ. જો એરેન્જમેન્ટ પ્રોપર ના હોય તો આપણને સેન્સેશન ના થાય. આટલી મારી વાત અહીંયા સુધી સમજાઈ? થોડુંક अंदर डिस्कशन कर लिया करो, मेरी इतनी बात समझ में आई. अगर अपन एक कंजेक्चर ये नहीं लगावें कि इनको कहीं अरेंजमेंट कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हो, अगर अरेंजमेंट इनको प्रॉपर नहीं हो तो ये सेंसेशंस नहीं होते. पर वो अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है फिजिकल ऑब्जेक्ट को, डेटा को और सेंसेशन को, या के पीछे प्रिंसिपल क्या काम कर रहे हो ये ख्याल नहीं है. इतनी बात मेरी समझ में आई? એના પાછળ શું પ્રિન્સિપલ કામ કરી રહ્યું છે, એના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન શું છે, શા માટે એવું બની રહ્યું છે, ये अपन को ख्याल नहीं आ रहा है. विद रिगार्ड टू टाइम, अब ये क्या है, यानी यहाँ तक इन्हें कि स्पेस की बात पूरी कर दी नहीं. अब ये स्पेस की बात यहाँ तक जो पूरी करी, ये क्या बात भाई, यहाँ तक क्या को थोड़ा सा अपन समझने को प्रयास करें. यानी अगेन यह बात को अपन समझें, अवकाश कह देनो, शून्य कह देनो, स्पेस कह देनो बहुत इजी है, क्योंकि अपन जान रहे हैं कि एक अवकाश में ये 4 दीवार यहाँ खड़ी करी हैं, करके अंदर को एक स्पेस रूम को क्रिएट अलग हो गया, बाहर को एक स्पेस अलग है. ये बेसिकली, या जैसे आकाश को देखें, बिल्कुल शून्य नज़र आवे अपन को कॉमन सेंस से जो कुछ भी अपन ने जनरल नॉलेज से ग्रेदर किया है, तो अपन को ये प्लैनेट्स दिखाई देवे, उन ग्रहण को, उपग्रहण को अपन कुछ जिनकी मोटी जानकारी है उनको आइडेंटिफाई कर दें. ये मोटे तौर पे स्पेस की अपनी अंडरस्टैंडिंग है. प्रश्न ये है कि जाकू अपन शून्य कह रहे हैं, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि वो टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से सराउंडेड है. ये क्या मतलब है? या फिर इसको क्या समझ में आयो योगेश? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सब पे है, सब जगह है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मोटी तौर पे कहूँ कि जो मोबाइल में तुमको वेव्स मिल रही हैं, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स पे जो मिल रही हैं, ये तुम्हारा वाईफाई कनेक्शन काम कर रहे हो, वो सब क्या है? वो वेव्स कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं? स्पेस में कर रही. तो वो वही स्पेस है कि जो तुमको भी दिखाई दे रहे हो शून्य के रूप में. वहाँ तकलीफ है. मेरी बात पे समझने को प्रयास करो. ये समस्या कहाँ खड़ी हो रही है? जाकू अपन शून्य मान रहे हैं, वाकू अपन की आँखन से अधिक ज़्यादा विकसित जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ के आधार पे, और जो थियरीज़ हैं, भौतिक थियरी यानी फिज़िक्स की जो थियरी है,
उनके आधार पे जो सत्य या जो तथ्य अभी तक वेरीफाइड जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके आधार पे जहाँ तक साइंस पहुँची है, अगर अपन बहुत ज़्यादा लंबे नहीं जाएं साइंस में, तो वो ये मान रहे हैं ना कि ये जो अपन को अनुभूति हो रही है वो सत्य नहीं है। जैसे अगेन एक एग्जांपल देखें, कलर की फीलिंग अपनी आंखन में है, अपने नर्व्स में है, अपने ब्रेन में है, और अपनी आंख के का जो विजुअल सिस्टम है वहां में है। साइंस की एक्सपेरिमेंट की दुनिया में कलर नाम की कोई, लाइट नाम की कोई चीज नहीं, वो वेव्स है। अब मेरी बात समझ में आई? या लिए पहले एक उदाहरण दियो ब्लाइंड मैन को, उनने कि ब्लाइंड मैन को अपन वेव समझा सकेंगे एट प्रयास करके, लाइट नहीं समझा सकेंगे। लाइट क्या है? लाइट के लिए आंखें, ब्रेन और नर्व्स होना जरूरी है। मेरी बात समझो, अगर जाकू आंख, नर्व्स और ब्रेन नहीं है, बाकू आप लाइट समझा सको? नहीं समझ में आएगी ना वाकई लाइट। एग्जैक्टली। तो स्पेस के सटलिटी को, सूक्ष्मता को समझने या देखने की अपने अंदर कैपेसिटी नहीं है। देयरफॉर क्या अपन स्पेस को समझ पा रहे हैं? वहां प्रश्न है। जाकू अपन अवकाश कह रहे हैं, शून्यता कह रहे हैं, मैं अगेन ये बात समझाना चाह रहे हूं कि ये अवकाश है या आगे को जो इशू चलेगा समय को, टाइम को। अगेन मैंने समझाया कि ये साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है, ये दार्शनिक लेवल पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ये जो स्पेस और टाइम है, ये स्पेस और टाइम जो है, ये समय और अवकाश जो शून्य है, ये क्या है आखिर में? ये विज्ञान की खोज है। ये पश्चिमी दर्शन के जो बड़े बड़े चिंतक थे उनने अपने तरीका से विचार किया। एक तरफ अपनो शास्त्र ये कह रहे हो कि ये अवकाश के रूप में भी ब्रह्म अवतरित भयो है और समय के रूप में भी ब्रह्म अवतरित भयो है, यानी स्पेस और टाइम जो है वो भी ब्रह्म है। ख्याल आया कि नहीं? एक आधुनिक माथे को ये बात गले उतरे नहीं है। जा आदमी के माथे में भी गले में ये बात उतर जाएगी, जाके माथे में ये बात फिट हो जाएगी। एक बात समझो, वो सेवा कर सकेगो कि नहीं कर सकेगो, बाकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। वो भजन कितनों कर सकेगो, वो मतलब कथा इत्यादि और कितनों स्मरण इत्यादि कर सकेगो, ये भी मैं कछु नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक बात मैं समझाना चाह रहा हूं, जब व्यक्ति के मस्तिष्क में एक बात आधारभूत ये सेट बैठ गई कि ये सारो जगत जो है ब्रह्मात्मक है, ये स्पेस टाइम भी ब्रह्मात्मक है, बाकी आस्थाएं बहुत दृढ़ हो जाएंगी। मेरा प्रयास सिर्फ वहां तक को है कि 10-20 जने तुम तैयार हो सको, ये रिकॉर्ड तैयार हो सके डॉक्यूमेंट्री, ताकि ये डॉक्यूमेंट्री और आगे जिन लोगों को ये विषय समझना है, या कि समझने वाले बहुत कम रह जाएंगे और कम रहेंगे, क्योंकि आज बाहर जगत की जो हमारी अनिवार्यताएं हैं वो हमको या तरफ नहीं आने दे रही हैं। और या को मैं एक एग्जांपल और भी दूंगा, जो तुम अपने ऊपर बंद बैठती पागनी मत पहनी हो। अगर हमको या कि रिवीजन की कहीं इतनी धगस नहीं है, वहाँ में भी ये कारण है कि हम या कोई इंपॉर्टेंट मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। दैट्स द ओनली थिंग। अगर इंपॉर्टेंट मानने लग जाएंगे हम, तो सबके मन में एक प्रश्न आएगा कि या को रिवीजन कब हो रहे और हम या विषय को कब आगे और समझ पा रहे हैं। जाको नहीं है मन में ऐसी धगस, वाको मतलब ये है कि ये वाकई लिए सब थियोरिटिकल बात है, कहीं या की बात समझ में नहीं आ रही है। अब तक के जितनी अपन ने थियरी की बात कर दी नहीं, वो सब साइंस के प्रूवन एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके आधार पे अपन ये बात कर। अब ये जो मैं आज कह रहे हो, या बकर मेरा हाथ या में घूम रहे हो, मेरे हाथ को कुछ भी फील नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारो मोबाइल अभी यहीं कि यहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ रहे हो, तुम्हारो ये वाईफाई है वो वेव्स को पकड़ रहे हो। तो वो वेव्स कहाँ है? मेरे हाथ को नहीं टकरा रही है, वो मेरे हाथ के पकड़ में नहीं आ रही। दैट मीन्स कि वो चीज़ नहीं है, कहीं है ना। तो ये इंक्वायरी का नेचर है। एक सिर्फ हमारे मस्तिष्क में वो प्रश्न बराबर खड़े हो रहे हैं कि नहीं, वो प्रश्न खड़े होकर के हम उनको जवाब खोज पा रहे हैं कि नहीं, वह बात की एक चर्चा है। या विषय में एक वस्तु समझियो
कि दर्शन शास्त्र पढ़ने के बाद हम में कोई जादुई शक्ति नहीं आ जाने वाली है, हम कोई चमत्कार करने वाले नहीं हो जाने, हमारे ज्ञान की कोई ऐसा अंदर सिस्टम ऐसा नहीं है कि दार्शनिक हो जाए, दर्शन शास्त्र की थोड़ी सी बातें समझ लेंगे तो ज़्यादा देर में नहीं, यानी हमेशा के लिए नहीं, लेकिन घंटा 2 घंटा में हमारी लाइट में या माथे में एकदम प्रकाश जैसा आ जाता हो, जो बाहर सामने वाले को दिखे करे या कि माथे पे प्रकाश है, ऐसी कोई घटना दर्शन शास्त्र नहीं कराने वाला है। और बहुत बिल्कुल स्थूल जीवन अपन को जैसी जो यानी जो फिजिकल लॉज जो भी भौतिक शास्त्र ने खोज लिए हैं और जो अपने आम जीवन में लागू पड़ रहे हैं सारे के सारे, वो कि वो लॉ वहाँ पे भी लागू पड़ेंगे जो जाने फिलोसफी को नाम भी नहीं सुने हुए। वो को उदाहरण देख लो, 45 वर्ष से मैं दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हूँ, पर जैसा हम तो वैसे आज भी हूँ। तो दर्शन शास्त्र कोई चमत्कार नहीं कर देने वाला है, तो वहाँ को चमत्कार इतना ही है कि वहाँ की सारी समझ की दुनिया बदल जा रही है। अगर कहीं हमको अपनी समझ की दुनिया बदलने की बात अगर हमारे अंदर है ख्वाहिश, तो ही दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कामयाब है। नहीं तो दर्शन शास्त्र की पढ़ाई एक बोझ है, ऐसा बोझ है कि जो बोझ हम उठाते उठाते कभी कभी बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाएंगे। सो डोंट मेक एनी अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स, वो अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। देयरफॉर अगेन मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं तुमको मेरी बातन में ये समझाने के प्रोसेस में भी कहीं कोई एक रस आ रहे हो, वह खोजने को कोशिश करो। प्रश्न ये है कि ये स्पेस है क्या, ये क्या चीज़ है अवकाश जहाँ में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ में ये सारा हमारा परिदृश्यमान, जहाँ जगत को हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर पा रहे हैं वो, और जाकू हम समझ पा रहे हैं वो, जाकू हम विज्ञान के माध्यम से समझ पा रहे हैं वो, और जहाँ विज्ञान भी नतमस्तक हो जा रहे हो कि अब या के आगे मैं भी नहीं जान पा रहे हूँ वो सब कुछ मिला करके क्या है। अगर ये बात को अपन समझ सकेंगे, और या बात को समझने में प्रश्न ये है, हम या के जवाब नहीं खोजना चाह रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमको ये जवाब जो है श्री महाप्रभु की वाणी से खोजने हैं, प्रश्न हमको यहाँ से समझने हैं, क्योंकि वहाँ प्रश्न नहीं है, प्रश्न यहाँ है। तो प्रश्नन को हम अगर अच्छे बेहतर समझ लेंगे तो हम वाकई उत्तर को ज़्यादा अच्छा हम समझ पाएंगे, वो उत्तर हमारे समझ में पूरे हमारी माथे की चौखट में फिट हो सकेगा। तो ये स्पेस के क्वेश्चन है कि स्पेस क्या है। अगेन तुम देखो, जहाँ रसेल ने यह बात को पूरा किया है वहाँ कोई मैंने ये उत्तर नहीं समझाया कि स्पेस क्या है। ये माइंड में मैं वादिन भी कहना चाहता था, पर मैंने कहा चलने दो अभी आगे एक बार, ये जवाब नहीं है। अब जैसे यानी लास्ट में या मैं ये सब बातें कही कि जैसे 1-2 सेंटेंस अपन ले लें कि वी कैन नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेशंस रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कॉरस्पॉन्डेंस विद सेंस डेटा, बट वी कैन नॉट नो द नेचर ऑफ द टर्म्स बिटवीन विच द रिलेशंस होल्ड। ये रिलेशंस कहाँ होल्ड हो रहे हैं, ये कहाँ घटित हो रहे हैं, ये सारे संबंध, ये यानी हमारी जो इंद्रियों की अनुभूति है, वो अनुभूति कराने वाले जो हमारे यानी हमारी सेंसेशंस हैं, वो सेंसेशंस हमारे यानी हमारे इंद्रिय जन्य जो हमारी अनुभूतियाँ हैं, वो जो चीज़ इंद्रिय जिन वस्तुओं को ग्रहण कर पा रही हैं वो सेंस डेटा है। और वो सेंस डेटा जहाँ से उद्भव हो रहे हो, जहाँ से उठ रहे हो, वो ऑब्जेक्ट्स हैं कहीं कुछ। ये 3 चीज़ पे बात चल रही है, और इन तीनों चीज़ ये कहीं एक्टिव हो सके, यानी ऑब्जेक्ट कहीं हो सके, वह को सेंस डेटा वहाँ में से निकल सके, और वो सेंस डेटा अपनी अनुभूति तक पहुँच सके, अपने सेंसेशंस तक पहुँच सके। फॉर दैट व्हाट यू नीड इज स्पेस, और वो स्पेस को नेचर ओवरऑल ये रिजल्ट यहाँ निकले कि वो अननोएबल है एट दिस स्टेज। बाकी विज्ञान की क्या चर्चा है वह थोड़ा सा करेंगे अपन आगे, पर
ये टेक्स्ट अपन पूरी या के साथ न्याय करके चलें, पहले या को समझ लें। तो इनको रिजल्ट है, इन्हें या पॉइंट को आधे में छोड़ दियो वहाँ के, दैट मीन्स कि वो अननोएबल है। उनने कह दी नहीं कि हम वाकई कॉरस्पॉन्डेंस की रिलेशंस को जान सकें, लेकिन वो कौन से आधार पर रिलेशंस टिक रहे हैं या को हम नहीं जान सकते। ख्याल आयो कि नहीं? दैट with regard to time, our feeling of duration or the lapse of time is notoriously an unsafe guide as to the time that has elapsed by the clock. या पूरे वाक्य को समझा दो। ये कह रहे हैं सबसे पहली बात कि टाइम को हम काय पे समझ सकें, जैसे स्पेस को समझने को somehow स्पेस को तो वेदर वो हमारो स्पेस है कि वो इंडिपेंडेंट स्पेस है कि हमारो पर्सनल अनुभूति को स्पेस है, एटसेट्रा इन प्रश्नों को छोड़ दें तो कम से कम इतना तो हमको अंगूठा छाप को भी दिखाई देगा कि आंखन से जो शून्य दिख रहा है वो स्पेस है समवेयर, एक मोटी तौर पे। अगेन वो सेंसेशन को है, पर्सनल स्पेस है कि वो यूनिफाइड स्पेस है, इंडिपेंडेंट स्पेस है, बाकी अपन बात नहीं कर रहे हैं। पर स्पेस तो अपन को समझ भी आ रहा है, समय कैसे समझ में आवे? कारण यह कि टाइम वो फैक्टर, टाइम वो चीज़ है कि जो जैसे अगेन लाइट की ऑफकोर्स जितनों भी वेव्स और वेव्स को जो भी विजुअल सिस्टम पे अपन के पे असर हो रहे वाकई कारण ये स्पेस दिखाई दे रहे हो, नहीं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। एनीवे तो भी मोटे तौर पे अपन माने टाइम की तो कोई अनुभूति अपने पास वाता तरीके की कोई चीज़ है ही नहीं कि जब कोई इंद्रिय के आधार पर अपन ग्रहण कर सकें। अब जब वह कोई इंद्रिय ग्रहण, जैसे स्पेस को दो चीज़ बेसिकली स्पेस को दो चीज़ ज़्यादा फील कर पावें, एक टच और एक विज़न, यानी दृष्टि से अपन समझ पावें या स्पर्श से समझ पावें। ख्याल है ना? वो एक माध्यम है, कहीं बहुत वीक माध्यम है, कोई प्रबल माध्यम नहीं है, लेकिन समवेर वो दो माध्यम है। समय को ऐसे समझ यानी अनुभूति करने को इंद्रिय में कहीं कोई माध्यम नहीं है, जो भी अपनी ज्ञानेंद्रिय है। ओवरऑल पांचों ज्ञानेंद्रिय के आधार पे एक अपन अंदाज लगा सके, एक समझ डेवलप हो सके ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन जो है ना, वो ड्यूरेशन की को पीरियड वापस वो अपन चल सके। अब वो ड्यूरेशन भी बड़ी इल्यूसिव है। जो चीज अपने मन को नहीं अच्छी लगती हो, ऐसा कोई काम सौंप दिया जाए तो 10 मिनट घंटा भर की तरह लगेगा। वह 10 मिनट में कम से कम 4 बार तो घड़ी देख लोगे तुम। जहां में मन घुस गए हो वहां में प्रश्न उठने के बाद आवे कि 2 घंटा कहां निकल गए खबर ही नहीं पड़ी। तो वो 10 मिनट वालों जो भारी टाइम पड़ गया वो टाइम को मेजरमेंट है, या 2 घंटा जो बिल्कुल मालूम भी नहीं पड़े वो टाइम को मेजरमेंट है, अथवा तुम्हारे गुजराती में घसघसाट ऊँघा, वो घसघसाट में पूरे 10 घंटा 9 घंटा निकल गए, वो टाइम को ड्यूरेशन क्या है? ये क्या कहाँ से मापोगे? तुम्हारे पास आधार क्या? एक टाइम जल्दी व्यतीत हो जा रहे हो, एक टाइम बड़ा मुश्किल से निकल रहे हो। ख्याल है कि ये टाइम के बातें या कि समझ में आवे ना, तो कहीं तुमको लीला के स्टेटमेंट भी समझ में आवेंगे कि जब स्वामी ये कहें कि एक पल जो है तुम्हारे बगैर हमारे युग की तरह निकले, वो युग कैसे बने? चर्चा या बाखत वाकई नहीं है लीला जगत की, या वक्त फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा है। तो ये समय की क्या या कि यूनिट्स क्या, या कि यूनिट्स को निर्धार कैसे हो करके वो कह रहे हैं कि अगर अटमोस्ट कहीं कोई पकड़ की चीज़ है तो तुम्हारे पास ड्यूरेशन है, अवधि। अब वो ड्यूरेशन भी क्या है? वो कह रहे हैं कि या तो ड्यूरेशन को या लैप्स ऑफ टाइम कह दो, इतना समय निकल गया। वो इतना जो है ना, अगेन समय तो पकड़ में है ही नहीं, समय तो इनडिफाइनेबल टर्म है, जब अपन वेगली बोल रहे हैं। वी आर नॉट, नोबडी इज श्योर कि टाइम काय को कहें। माइंड वेल, दिस इज अ लर्नेड व्यू। આપણે જેટલા લોકો સમય કે ટાઈમ કહીએ છીએ ને, એ ટાઈમ સમય આ 3 અક્ષરનો જે શબ્દ છે એ બાબતમાં બધા બોગા છે। કેમ કે કોની પાસે જેને ખાતરી હોય કે
આ મતલબ છે એ બતાવે. વોટ ઇઝ टाइम. એટલે अब मीनिंगफुल जो है वहाँ में वो क्या है, कितनो. કેમ કે સમયને તો આપણે સમજતા જ નથી, એ તો બધા બોલે છે એટલે આપણે બોલીએ છીએ. કોઈને ખાતરી નથી કોઈની પાસે કે સમય શું છે. अब કેટલો, कितनो समय, इतनो कितनो वाको जो है सो मीनिंगफुल भाई, वो लैप्स ऑफ टाइम. वो क्या है कि समय को समझने के लिए बहुत अनसेफ रिकॉर्ड है तुम्हारो, वो अनसेफ मेथड है. अच्छा, अब अपन ने यहाँ में देखो ये 8 बज रहे हैं, ये कहीं समय में अवकाश में उद्घोषित हो रहे हो कि 8 बज रहे हैं, घंटा भर निकल गए हो. तो ये जो तुम्हारो साधन है ये भी कोई शेख चिल्ली की क्रिएशन हो सके कि नहीं हो सके. लेट अस एज्यूम इट. व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट. जैसे बच्चा को दे दे कोई चीज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके चल गई, ऐसे ये भी चल रही है. ये 8 बजा रही है, ये या को क्या मापदंड है मेरे को बताओ. तो ये भी नोटोरियसली अनसेफ है. नोटोरियसली એટલે ખરાબ રીતે. જ્યારે એને જસ્ટિફાઈ કરવા બેસીશું જસ્ટિફાઈ કરી નહીં શકીએ. ખરેખર આપણે વધુ વિચાર કરીએ ને તો આપણને એમ થાય કે આને બહાર ફેંકી દો. ધેર ઇઝ નો યુઝ. આનો યુઝ શું, કેવી રીતે એનો નિર્ધાર થાય. તો ધીસ ઇઝ નોટોરિયસલી અનસેફ. એટલે ડ્યુરેશનમાં આપણે જોઈએ તો એ ડ્યુરેશનમાં, હવે ડ્યુરેશનમાં પણ મેં વાત તમને બતાવી કે પેલા 2 કલાક નીકળી ગયા પણ કેમ કે રસ પડતું તો આપણને, અરે 2 કલાક થઈ ગયા. એટલે હવે એ ડ્યુરેશન જે છે લાંબી ડ્યુરેશન હતી પણ તમને ટૂંકી અનુભવાય છે. હવે જેને આ વાતો કે શું ફિઝિક્સ છે ને શું ટેબલ છે ને શું એની શેપ છે ને શું સાઇઝ છે ને કેવો એનો સ્પર્શ છે એ ન ગમે એટલે 5-10 મિનિટમાં ઉઠતા થાય કે ચાલો અહીંયા તો ટેબલની માથાકૂટ છે, કરવું શું. એટલે એ ટેબલની માથાકૂટને પેલા 5 મિનિટ અડધો કલાક અરે કે હવે કદાચ બહાર જઈને વાત થતી કે લગભગ અડધો પોણો કલાક બેસી આવીશું, બેસે હવે 5 જ મિનિટ, પણ પેલો 5 મિનિટ અડધો કલાક લાગે. હવે what is duration? So again when you speak of duration it's again in notoriously dangerous equipment. તમારી પાસે એનું કોઈ એનું સાધન નથી. Times when we are bored or suffering pain pass slowly. Times when we are agreeably occupied pass quickly. And times when we are sleeping pass almost as if they did not exist. Thus, insofar as time is continued by duration, constituted by duration, there is the same necessity for distinguishing a public and a private time. Again, આમાં આવ્યો કે ટાઈમ કયો સાચો, તમારી દૃષ્ટિએ સાચો કે ટાઈમ હજી કંઈક બીજી કંઈક સાચી હકીકત છે કોઈ ટાઈમ. That is. But insofar as time consists in an order of before and after, there is no need to make such a distinction. જેમ મકાન એક મકાન, પેલો લાલ કલરનું મકાન, એના પછી ગ્રીન કલરનો, એના પછી વ્હાઇટ કલરનો, એટલે આવી કંઈક આપણે ઓર્ડર જોયો હોય સ્પેસમાં તો એ ઓર્ડરમાં તકલીફ નથી. જો કે એ ગ્રીન, રેડ, વ્હાઇટ વગેરે જુદી જુદી લાઇટ એન્ડ શેડ એટસેટ્રા જુદા જુદા એંગલથી અને શેપ સાઇઝમાં જુદા જુદા અનુભવાય, એની બધાની કશી ખાતરી નહીં, પણ ઓર્ડરની ખાતરી છે. પેલા મકાન પછી પેલો, પેલા મકાન પછી પેલો. એવી જ રીતે ટાઈમમાં પણ કંઈક આફ્ટર અને બિફોરના કંઈક જે આપણી અનુભૂતિઓ છે એનો ઓર્ડર છે. હવે શા માટે છે આગળ આવીએ. But insofar as time consists in an order of before and after, there is no need to make such a distinction. The time order which events seem to have is, so far as we can see, the same as the time order which they do have.
આ એક કોમન આપણી અનુભૂતિ છે, કોમન સેન્સની આ ફિલિંગ છે કે ઇવેન્ટ્સમાં, કોઈ પણ ઇવેન્ટ્સમાં ટાઈમનો જે ઓર્ડર હોય છે એ લગભગ આપણી જે સેન્સેશન્સ છે એ આપણા સેન્સ ડેટા સાથે કોરસ્પોન્ડન્સ થતા હોય છે, કોરસ્પોન્ડ. વેધર એ સેન્સ ડેટા ઓબ્જેક્ટ સાથે કોરસ્પોન્ડ થઈ રહ્યું છે કે નહીં, લેટ્સ નોટ ટોક અબાઉટ ઇટ એટ પ્રેઝન્ટ. At any rate, no reason can be given for supposing that the two orders are not the same. Hello? At any rate, no reason can be given for supposing that the two orders are not the same. Common sense view. The same is usually true of a space. આ રીતે જે સ્પેસનું આપણે વિચાર્યું, ટાઈમના ના, બિફોર એન્ડ આફ્ટરના કોઈ ઇવેન્ટ્સના જે સિક્વન્સ છે, જેમ પેલા મકાનના સિક્વન્સ બતાવ્યા એ રીતે ઇવેન્ટ્સના સિક્વન્સ હોય એ. At any rate, no reason can be given for supposing that the two orders are not the same. The same is usually true of a space. If a regiment of men are marching along a road, the shape of the regiment will look different from different points of view, but the men will appear arranged in the same order from all points of view. Okay? Hence, we regard the order as true also in physical space, whereas the shape is only supposed to correspond to the physical space so far as is required for the preservation of the order. એટલે ટૂંકમાં ફિઝિકલ સ્પેસમાં જે કાંઈ પણ આપણને અનુભૂતિઓ થઈ રહી છે એ લોકોની જે એક લાઈન પંક્તિ ચાલે છે, એક લાઈન ચાલે છે, માત્ર એને ઓર્ડર પ્રિઝર્વ થઈ શકે એ એના કારણે એને આપણે એવું ગણીએ છીએ કે જે આપણા સેન્સેશન્સમાં આવી રહ્યું છે ઓર્ડર, એક્ઝેક્ટલી એ જ ઓર્ડર ત્યાં ક્યાંક હશે સેન્સ ડેટામાં, એની ખાતરી કરી રહ્યા છીએ. In saying that the time order which events seem to have is the same as the time order which they really have, it is necessary to guard against a possible misunderstanding. હવે આ પણ જે જનરલ કોમન સેન્સની વાત કહી કે ટાઈમમાં કંઈક ઓર્ડર છે ઇવેન્ટ્સમાં અને આપણું જે સેન્સેશન છે એને પણ સાચવીને આ વાતને ખ્યાલમાં લેવી જોઈએ. It must not be supposed that the various states of different physical objects have the same time order as the sense data which constitute the perceptions of those objects. अपन को जिन वस्तु को जो मैटर यानी जो ऑब्जेक्ट्स जहाँ तरीका से अपन को अनुभूति में आ रहे हैं उनमें कहीं वही जैसी अनुभूति हो रही है वही तरह को उनमें भी कहीं टाइम ऑर्डर है, ऐसा मान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. Considered as physical objects, considered as physical objects, the thunder and lightning are simultaneous. That is to say, the lightning is simultaneous with the disturbance of the air in the place where the disturbance begins, namely where the lightning is. बिजली जहाँ चमके वहीं बिजली के चमकने को धड़ाका भी होवे. तो धड़ाका और बिजली ये दोनों ऑर्डर में हैं, ये साइमल्टेनियस हो रहे हैं. यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना? अब आप बट द सेंस डेटम विच वी कॉल हियरिंग द थंडर डज नॉट टेक प्लेस अंटिल द डिस्टर्बेंस ऑफ द एयर हैज ट्रेवल्ड एज फार एज टू वेयर वी आर. वो थंडर वहाँ घटित भय और वहाँ की आवाज़ जो अपन को महसूस भई वह सेंस डेटम और वह फिनोमिनन यानी ऑब्जेक्ट में फ़र्क है, क्योंकि वो थंडर की जब वेव्स तुम तक पहुंच जाएंगी तब तुमको वह को शब्द सुनाई देगा. एग्जैक्टली जहाँ मोमेंट पे थंडर भयो घटित वो चीज़ तुमको नहीं सुनाई देगी. सिमिलरली इट टेक्स अबाउट 8 minutes फॉर द सन्स लाइट टू रीच अस, 8 minutes and few seconds. Thus, when we see the sun, we are seeing the sun of 8 minutes ago. So far as our sense data afford evidence as to the physical sun, they afford evidence as to the physical sun of 8 minutes ago. If the physical sun had ceased to exist within the last 8 minutes, that would make no difference to the sense data which we call seeing the sun. This affords a fresh illustration of the necessity of distinguishing between sense data and physical objects.
ये एक एग्जाम्पल से ख्याल आवे अपन को, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो डिस्टेंट गैलेक्सीज मानी जाएं, जहाँ साइंस की कोई पहुँच है ही नहीं, या लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो लाइट 1,86,000 माइल प्रति सेकंड के हिसाब से जो लाइट की गति से जो रेज वहाँ से शुरू हो गई, वो रेजेस आज आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स हैवंट रीच्ड अस, एंड देयरफॉर वी डोंट हैव दैट डेटा. अब ड्यूरिंग दिस मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स वो जो ऑब्जेक्ट हैं फिजिकल, वेदर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, वी आर नॉट श्योर ऑफ ऑल दैट. तो या को माइक्रो लेवल की ये बात है. यानी यहाँ एक परिचय दूँ तुमको कि ज्या बखत जो दो थियरी सबसे ज़्यादा पावरफुल चल रही हैं, जिनके आधार पे जितनी भी साइंस में रिसर्च चल रही है, वो जनरल रिलेटिविटी जाकू कहें, जनरल रिलेटिविटी वो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स से परिचय संबंधित है. बाकी खोज को विषय सब माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और दूसरा है क्वांटम मैकेनिज्म. वो क्वांटम मैकेनिज्म जो है वो छोटी, यानी वो मैक्रो से संबंधित है और ये माइक्रो से संबंधित है. यानी एटम के न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, अप टू दी स्ट्रिंग्स, अप टू दी यानी क्वार्क्स एंड स्ट्रिंग्स, ये सारा सब्जेक्ट जो है वो क्वांटम मैकेनिज्म को है. पूरा को पूरा प्लानिटरी, इंटर प्लानिटरी और इंटर गैलेक्टिक जो रिलेशंस हैं, वो सारा को सारा जनरल रिलेटिविटी को रिलेशन है. और ये दो थियोरी इनको कहीं यूनिफाई करके और साइंस को एक कॉम्पैक्ट व्यू क्रिएट किया जाए, या के पीछे आज सारे साइंटिस्ट જેમ તમારે ગુજરાતીમાં કહેવાય ને, આદુ ખાઈને પડે છે. वो एज्यूम कर रहे हैं, बाकी सब एजम्पशंस चल रहे हैं. वहाँ को कारण है ना कि ये जो जैसे टाइम वार्प है, ये टाइम वार्प को कौन ने बताया. जैसे स्पेस में कॉन्टूर क्रिएट हो जाए एक बड़ो बॉल जैसा, तो वो बड़ो बॉल जैसे इतना बड़ो बॉल हो, हमें जैसे वो हमें गड्ढा है जैसे. अब ये पूरा को पूरा स्पेस में जो क्रिएट हो रहे हो, अगेन वाकई स्पेस कह रहे हैं अपन, क्या है वो नहीं जान रहे हैं. तो वो जो है वो काय के कारण, वो वाकई डेंसिटी के कारण क्रिएट हो रहे हो. तो डेंसिटी और ग्रेविटेशन इत्यादि ये सारा विषय जो है वो जनरल रिलेटिविटी को है. और जितने भी ये लाइट पार्टिकल्स और ये सारे सब्जेक्ट हैं, वो सब के सब क्वांटम मैकेनिज्म को सब्जेक्ट है. तो अब वो दोनों वाकई सबको कंबाइन करना चाह रहे हैं, या लिए तो वो डायमेंशंस की कल्पना कर रहे हैं ना. फोर डायमेंशन तो वो एस्टेब्लिश कर चुके. अब 5th, 6th, 7th, 8th और 9th और 10th वहाँ तक वो पहुँचना चाह रहे हैं, जबकि अपन चर्चा फिर कोई दिन इंडिपेंडेंटली करेंगे. तो what we have found as regards space is much the same as what we find in relation to the correspondence of the sense data with their physical counterparts. देखो एक बात समझियो, फिर सु मैं बाँचूँ ये सब्जेक्ट या को. What we have found as regards space, जैसे हम जाकू हम स्पेस कह रहे हैं, वाकई विषय में हम जो कुछ भी जान पाए हैं अभी तक, is much the same as what we find in relation to the correspondence of the sense data with their physical counterparts. क्या हाँ, ऑब्जेक्ट जो है उसके विषय में जो जानकारी मिल रही है वही अपन जान पाए. तो फाइनली व्हाट वी नो इज आवर सेंसेशन है, वो कॉरस्पॉन्डेंस. बिल्कुल ठीक ठीक. If one object looks blue and another red, we may reasonably presume that there is some corresponding difference between the physical objects. Assume. If two objects both look blue, we may presume a corresponding similarity. But we cannot hope to be acquainted directly with the quality in the physical object which makes it look blue or red. अंडरलाइन कर सको यकू. वाकई क्वालिटी जो वाकू ब्लू या रेड हमको प्रतीत करा रही है, वाकू हम नहीं जान सक रहे हैं कहीं. ठीक है. साइंस टेल्स अस दैट दिस क्वालिटी इज ए सर्टन सॉर्ट ऑफ वेव मोशन. अगेन
वो फाइनल आधार हैं या वक्त. एंड दिस साउंड्स फेमिलियर because we think of wave motions in the space we see. But the wave motions must really be in physical space with which we have no direct acquaintance. ख्याल है? यानी जो वेव मोशंस अपन को जो अनुभूति करा रहे हैं और जो वेव मोशंस स्पेस में एग्जिस्ट कर रही हैं, उन दोनों के नेचर को अपन वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं. बट द वेव मोशंस मस्ट रियली बी इन फिजिकल स्पेस with which we have no direct acquaintance. Thus, the real wave motions have not that familiarity which we might have supposed them to have. ठीक है ना, हमारा उनसे परिचय नहीं हो पा रहे हैं. And what holds for colors is closely similar to what holds for other sense data. वो कि वही स्थिति वहाँ है. जैसे विजुअल इफेक्ट में जो कलर को सेंस डेटा है वो वेवलेंथ्स पे जैसे डिपेंड कर रहे हैं, और वेवलेंथ्स का क्या है, कैसी है, या को अपन नहीं जान पा रहे हैं रियल स्पेस में. एग्जैक्टली वो कि वही सेंस डेटा सारे जो अपने चारों पांचों इंद्रियों के जो अपन को अनुभूति हैं वह सब की स्थिति यही है. Thus we find that although the relations of physical objects have all sorts of knowable properties, यानी उनके जो रिलेशंस हैं, यानी ऑब्जेक्ट, डेटा और सेंसेशंस, तो कहीं हम इन तीनों के रिलेशन को समझ पा रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टीज को समझ पा रहे हैं, derived from their correspondence with the relations of sense data. The physical objects themselves remain unknown in their intrinsic nature. एग्जैक्टली वो फिजिकल ऑब्जेक्ट जो या फिजिकल डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, सेंस डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक अंतर्निहित उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या पदार्थ हैं, या सो अपन परिचित नहीं है. सो फार एटलीस्ट एज कैन बी डिस्कवर्ड बाई मीन्स ऑफ सेंसेज, बाई मीन्स ऑफ द सेंसेज. द क्वेश्चन, यानी अब तक जहाँ तक सेंसेस को सवाल है, अपन वह नहीं जान पाए कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, बाकी इंट्रिंसिक यानी प्रॉपर्टीज क्या है, वो तत्व क्या है. द क्वेश्चन रिमेन्स वेदर देयर इज एनी अदर मेथड ऑफ डिस्कवरिंग द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. द मोस्ट नेचुरल, दो नॉट अल्टीमेटली द मोस्ट डिफेंसिबल, जो नेचुरल तरीका है पर वो डिफेंसिबल नहीं है, वहाँ में अपन कहीं खड़े नहीं रह सकें ज़्यादा मजबूती से. हाइपोथेसिस टू एडॉप्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस एट एनी रेट एज रिगार्ड्स विजुअल सेंस डाटा वुड बी दैट, जहाँ तक सेंस डेटा को यानी विजुअल सेंस डेटा को सवाल है, वह विषय में अगर कोई हाइपोथेसिस प्लाइबल है, वह बात को कह रहे हैं, कोई जो सक्सेसफुल है, जो वुड बी दैट दो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट फॉर द रीजन्स वी हैव बीन कंसिडरिंग, जो सारे कारण अपन देखते रहे हैं, उन कारणों के आधार पे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली लाइक सेंस डेटा. ये बात अपन समझ रहे हैं. येट दे मे बी मोर और लेस लाइक, ऐसा अपन मान सकें अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ये एजम्पशन नहीं करेंगे तो अपनी इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ पाएगी. अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विल फॉर एग्जाम्पल रियली हैव कलर्स, and we might by good luck see an object as of the color it really is. The color which an object seems to have at any given moment will in general be very similar, though not quite the same. वो कह रहे हैं कि मान लो कि अपन को ये कलर जैसी क्वालिटी कहीं मिल गई. अब ये बात और है कि कलर की एग्जैक्ट जो अपन को फीलिंग है वो कहीं लाइट एंड शेड एंड दिस एंड दैट, ऑल दीज रीजन्स के कारण कभी कम दिखाई देगो, कभी हल्को दिखाई देगो, कभी कहीं ज़्यादा डार्क दिखाई देगो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. समवेयर अपन या कि इतना मान सकें, एज्यूम कर सकें, कि अनुमान लगा सकें कि या में बहुत कम भी हल्को भी असर नहीं होगी, या में बहुत गहरी भी असर नहीं होगी, कहीं मीडियम लेवल पर या को कलर ऐसा होना चाहिए, ऐसी एक कल्पना कर सकें. The color which an object seems to have at any given moment will in general be very similar, though not quite the same. From many different points of view, we might thus suppose the real color to be a sort of medium color, intermediate between the various shades which appear from the different points of view. Okay? Such a theory
is perhaps not capable of being definitely refuted. But या कोई रिफ्यूट नहीं कर सकें सामान्य रूप से, but it can be shown to be groundless. But it can be shown to be groundless. To begin with, it is plain that the color we see depend only upon the nature of the light waves that strike the eye and is therefore modified by the medium intervening between us and the object. ऑब्जेक्ट और हमारी अनुभूति के मतलब हमारे सेंसेस के बीच में जो कुछ घटित हो रहे हो वो वहाँ पे बहुत सारा डिपेंड कर रही है. As well as by the manner in which light is reflected from the object in the direction of the eyes. The intervening air alters colors unless it is perfectly clear, and any strong reflection will alter them completely. कहीं भी अगर reflection तेज आ गया, thus the color we see is a result of the ray as it reaches the eye and not simply a property of the object from which the ray comes. कॉमन सेंस डेवलप किया और फिर कॉमन सेंस बिखेर दिया, क्योंकि अपन रियलाइज कर सकें कि जा कॉमन सेंस पे अपनो ताश को महल बन रहे हो वो एक बड़े झोंका के साथ गिर सके. Hence also provided certain waves reach the eye, we shall see a certain color, whether the object from which the waves start has any color or not. Thus it is quite gratuitous. Gratuitous means यानी जाके बहुत अच्छे आधार नहीं होए, not called for, या जाके बहुत अच्छे रीजंस अपने पास नहीं हैं, वो ग्रेचुएशस. Thus it is quite gratuitous to suppose that physical objects have colors. यानी फिजिकल ऑब्जेक्टन के भी अंदर वो रंग की क्वालिटी है ऐसा मान लेनो, इन्हें वे बहुत मजबूत आधार पे टिके हुए नहीं है. वो ग्रेचुएशन का मतलब है. And therefore there is no justification for making such a supposition. Exactly similar arguments will apply to other sense data. It remains to ask whether there are any general philosophical arguments enabling us to say that. अब देखो कहाँ लौट के आए. It remains to ask whether there are any general philosophical arguments, not scientific arguments. Philosophical arguments ऐसे हैं कि नहीं कि जो enabling us, जो अपन को support करते हों that if matter is real, it must be of such and such a nature. क्या या को निर्धारित करने वाले नेचर की सत्य को, यानी वाको मैटर को नेचर क्या है, वो ये क्या तत्व है, पदार्थ क्या है, या को निर्धार करने वाली, यानी ये निर्धारित हो सके या को सच्चो नेचर या को सच्चो जो तत्व है. क्या ऐसे कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं अपने पास, ऐसा कोई तरीका है विचार को, आर्ग्यूमेंट्स हैं? As explained above, very many philosophers, perhaps most, have held. अब दोनों चीज़ों की अनसर्टेनिटी बता देनी. नीदर वी नो स्पेस नॉर वी नो टाइम. या स्पेस और टाइम पे एक इंडिपेंडेंट लेक्चर मैं नेक्स्ट पॉसिबल होगा तो कल दूंगा. ये मैं समझाऊंगा कि या कि पूरे अगेन एक बात समझियो, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं कि जो लैब में वर्क करें, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आर्म चेयर साइंटिस्ट हैं, जिनको थियोरेटिकल साइंटिस्ट कहा जाए. वो साइंटिस्ट एक्चुअली दे आर फिलोसोफर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस. सो दैट बिकम्स व्हाट दे थिंक becomes philosophy of science.
गोइंग बाय द रूल्स ऑफ फिलोसफी ऑफ साइंस, मैं तुमको ये समझाऊंगा कि एक या पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो यूनिवर्स जाको कह रहे हैं वह की क्या परिकल्पना है, या कि कैसे गणित लगे, या कि वैल्यूज़ कैसे निकलें। आज बहुत अच्छी मेरी 1 घंटा 1.5 घंटा के रिपल के साथ चर्चा हुई सवेरे, वो आधार में एक अलग इंडिपेंडेंट वा में ये टेक्स्ट को नहीं लेकर के मैं स्वतंत्रता से थोड़ा समझाऊंगा, वो बात एक अलग है। लेकिन एट दिस पॉइंट स्पेस जो है वो अज्ञेय है, यानी नहीं जान सक रहे हैं। टाइम जो है, समय है, वह को अपन नहीं जान सक रहे हैं। ये यहाँ तक सारी बात बता करके, और इंद्रिय को जो अपने पास इंद्रिय जन्य ज्ञान है वो क्वाइट इनडिफेंसिबल है। अपने पास ऐसा कोई स्ट्रांग डिफेंस नहीं है कि अपन इंद्रिय जन्य ज्ञान को, तत्व जानने को, तत्व बोध को आधार मान सके। यहां तक को ये कंक्लूजन आया। अब वो अगेन फिलॉसफी पे लौट रहे हैं कि एनीवे विद दिस डिफिकल्टी, यानी विद दीज काइंड्स ऑफ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज इन नोइंग द ट्रूथ। हाँ, यानी ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये रियलिटी क्या है, जो भी फिजिकल फिनोमिना है, ये परिदृश्यमान जो कुछ भी अनंत कोटि ब्रह्मांड जाको अपन कह रहे हैं, वो लोग यूनिवर्स कह रहे हैं, या एंटायर यूनिवर्स को जानने को कोई अपने पास तरीका है कि नहीं। अब ये यहां तक ये सारी डिफिकल्टीज रेज करके वो कह रहे हैं, अब यहां से नया एक एंगल समझियो। एज एक्सप्लेन्ड अबव, अभी तक की अपने ये 3 चैप्टर पूरे होने आए, या तक की जो अपनी कथा वार्ता हो गई। वेरी मैनी फिलोसोफर्स परहैप्स मोस्ट हैव हेल्ड, अधिकतर ये माने दैट वॉट एवर इज रियल मस्ट बी इन सम सेंस मेंटल। कुछ बाहर ऑब्जेक्ट है, कुछ मैटर है, कुछ ऑब्जेक्ट है, ये मानने में उनको डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है रियलिटी, वो एंटायरली ऑब्जेक्ट की नहीं है, वो रियलिटी इन ग्रेटर प्रोपोर्शन मेंटल है। सो इट इज इन योर माइंड। अगेन मैं पढ़ूं फिर से। परहैप्स मोस्ट हैव हेल्ड that whatever is real must be in some sense mental, or at any rate that whatever we can know anything about, whatever that we can know anything about, जो कुछ भी हम यहाँ में जान सकते हो, must be in some sense mental। दो बात है, जो कुछ भी हम जान सक रहे हैं somehow वह को नेचर मेंटल है। ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, ये एक और वो कि जो कुछ भी अगर है तो वो प्योरली नॉन मेंटल नहीं हो सके। जो कुछ भी है वह को डिनाई नहीं कर रहे हैं, पदार्थ जो कुछ भी है, लेकिन वो केवल नॉन मेंटल नहीं हो सके, वो मेंटल है, एंटायरली मेंटल, नॉन मेंटल नहीं हो सके। और जो कुछ भी जानकारी है हमारे पास वो समहाउ मेंटल है। अगेन मैं पढ़ जाऊंगा। हाँ, एट एनी रेट दैट वॉट एवर वी कैन, एट एनी रेट मीन्स जो भी प्रयास कर सक रहे हो अपन, वाकई लिए जो भी प्रयास कर सकते हो, सब प्रयास करने के बावजूद भी दो बात बहुत सच है, वो ये कह रहे हैं। देखो अगेन, वेरी मेनी फिलोसोफर्स परहैप्स मोस्ट हैव हेल्ड दैट वॉट एवर इज रियल मस्ट बी इन सम सेंस मेंटल। वॉट एवर इज रियल must be in some sense mental, or at any rate that whatever we can know, जो भी अपने पास तरीका है जानने को, उन तरीकांशु जान लेने के बाद anything about must be in some sense mental। हम जो कुछ भी जान पा रहे हैं वो सब कुछ हमारा जाने must be in some sense mental, वो हमारी आइडियाज में होना चाहिए। इन अदर वर्ड मेंटल है। सच फिलोसोफर्स आर कॉल्ड आइडियलिस्ट्स।
idealists tell us that what appears as matter is really something mental. ठीक है, namely ether, as ना ठहर जी, हाँ एक जस्ट ए मिनट, ये क्या या वर्जन में प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी है यहाँ में, एक मिनट मैं पूरे आगे के वाक्य से वो संबंध लगा लूँ। हाँ, वो ईदर है, ईदर एज लेबनीज हेल्ड। अब वो लेबनीज करके जो फिलोसोफर भाई हो वो कह रहे हैं कि ईदर मोर और लेस रूडिमेंट्री माइंड्स, या ये रूडिमेंट्री माइंड्स यानी ज्यादा दिन मैंने जो कलेक्टिव की बात कही थी वो रूडिमेंट्री माइंड्स में ये इमेजेस हैं, और एज बर्कले कंटेंडेड या बर्कले ने कही आइडियाज इन माइंड्स विच एज वी शुड कॉमनली से परसीव द मैटर। जो मस्तिष्क या मैटर को परसीव कर रहे हैं उनके अंदर ये कहीं आइडियाज हैं। Thus idealists deny the existence of matter as something intrinsically different from mind। ये बात को अंडरलाइन करके गौर से समझिए, वो बेसिकली मैटर को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मौलिक रूप से मस्तिष्क से कुछ अलग है मैटर, ऐसा मानने तैयार नहीं। अगेन मैं पढ़ूंगा खूब। Thus idealists deny the existence of matter as something intrinsically different from mind। वाकू मौलिक रूप से अंतर्निहित रूप से यानी एना इनर स्टफ यानी कि एनो कोर रियालिटी એટલે કોર રિયાલિટીની રીતે એને ફક્ત આપણે મેટર માની લઈએ એવું ના થાય, એ ક્યાંક માઇન્ડ સાથે રિલેટેડ છે। Though they do not deny that our sense data are signs of something which exists independently of our private sensations। એટલે એ સેન્સ જેના આધારે આપણને સેન્સેશન્સ થઈ રહ્યા છે અને જેના આધારે સેન્સ ડેટા આવી રહ્યું છે એ કંઈક ઓબ્જેક્ટ છે, એને ડિનાય નથી કરતા, પણ એ ઓબ્જેક્ટ ટોટલી મેટર છે, ફિઝિકલ છે એવું માનવા તૈયાર નથી। એ મેન્ટલ છે, કેટલાક અંશ ક્યાંક ના ક્યાંક એમાં મેન્ટલ હોવાનું અંશ છે, प्योर फिजिकल ना गणाय। In the following chapter we shall consider briefly the reasons, in my opinion fallacious। એ પછી એનો પોતાનો પર્સનલ ઓપિનિયન છે રસેલનો। So in the following chapter we shall consider briefly the reasons which idealists advance in favor of their theory। શા માટે રિયાલિટી ફક્ત ઓબ્જેક્ટિવ કે ફિઝિકલ ના હોઈ શકે, શા માટે એ મેન્ટલ છે, એના જે રીઝન્સ આઈડિયાલિસ્ટ આપે છે એ આગળ જોઈશે। એટલે આ શું ઉપલબ્ધિ થઈ? આ એવી કંઈક વાત થઈ કે જે અવારનવાર આપણને શ્રી મહાપ્રભુની વાણીમાં જોવા મળે। अपन जब ग्रंथ पढ़े बार बार अपन को जो सीधो जो अपनो टकराव आवे वो मायावाद से आवे, और मायावाद भी आइडियलिस्ट हैं। ये मैं लेटर ऑन बताऊंगा कि इन आइडियलिस्टन की बात जब आर्ग्यूमेंट थोड़े समझ लोगे ना आगे के चैप्टर में, तब मैं समझाऊंगा तुमको कि मायावादी के और आइडियलिस्टन के आर्ग्यूमेंट्स कितने सिमिलर हैं और क्यों आइडियलिस्ट या मायावादी सच्चे नहीं हो सके। बाकी सब कुछ माइंड में है, ये मान लेने को नहीं मानने को कोई कारण नहीं है, एट द सेम टाइम या को मान लेने को भी कोई कारण नहीं है।